गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। एमबीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट थर्ड के पेपर 12 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज हम अपने पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने उदारवाद की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया को देखा था। एक बात आप ध्यान रखिएगा, विचारधारा और विचार कभी रुकते नहीं हैं। नदी हो सकता है कभी दिखनी बंद हो जाए, पर रुकती नहीं है। वो बहती है, वो चलती है। यदि उसकी गति धीमी है तो इसका आशय वो गहरी है, और यदि उसकी गति तेज है तो इसका आशय है कि वो राह की बाधाओं को हटा रही है। विचार और विचारधारा भी कुछ कुछ नदी के प्रवाह की तरह ही होते हैं, रुकते नहीं हैं, बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, समय के साथ चलते हैं, समय को मोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कभी पीछे नहीं जाते। अब ध्यान रखिएगा, आज हम बात करेंगे उदारवाद के मूल सिद्धांतों की। अब पहला इसके अंदर बिंदु है मानवीय विवेक में आस्था। अब देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये इस रूप में कि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उदारवाद के जो बीज हैं ये यूरोप में बिखरे हुए थे, और ख़ास तौर से इंग्लैंड में इसको ऐसा वातावरण सबसे अच्छा मिला कि जहाँ ये फल, जहाँ ये पौधा अच्छी तरह पनपा, इसने अपनी जड़ पकड़ी, अपने फल दिए, अपने बीज बिखेरे, और जगहों पर भी इस विचारधारा को विस्तृत किया। मानवीय विवेक में आस्था जो पहला बिंदु है, इसका आशय ये है कि ये विचारधारा मानव के विवेक में विश्वास करती है। इससे पहले आप जाएं, जब मैंने आपको उदारवाद के विकास की यात्रा के बारे में कुछ बताया था अपने पिछले अध्याय में, तब मैंने आपसे कहा था कि चर्च के खिलाफ जो संघर्ष हुआ है, लौकिक और पारलौकिक सत्ताओं को जो अलग करने की प्रक्रिया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है उदारवाद के विकास की इस प्रक्रिया का। इससे पहले हो ये रहा है कि ये माना जा रहा है कि मनुष्य मात्र भ्रमित हैं, अपना भला बुरा सोच नहीं सकते, और इनके लिए अच्छा बुरा सोचने के लिए, इनका भला सोचने के लिए ईश्वर ने चर्च को नियुक्त किया है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने, सुधारकों ने और समर्थकों ने इसका समर्थन भी दिया, एक वैचारिक आधार भी इनको दिया कि इस जगत से मुक्ति पाने के लिए आपको चर्च के विचारों को अक्षरश फॉलो करना ही होगा, और यदि आप नहीं करते हैं तो आप पाप के भागी बनेंगे। आप देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो आप पाएंगे कि कई सुधारवादी और उदारवादी विचार इस बलिवेदी पर चढ़े हैं, लेकिन धीरे धीरे इससे मुक्ति मिली है, और ये विचार देना शुरू हुआ है कि नहीं, मनुष्य विवेकशील प्राणी है और इसके विवेक पर अनास्था नहीं दिखाई जा सकती। चर्च पर बगैर प्रहार किए मनुष्य को चर्च से अलग करना या उसको बाहर निकालना, ये उदारवाद का एक मूल सिद्धांत रखा। और आप याद करें टॉमस पेन को, जिस व्यक्ति ने ये कहते हुए चुनौती दी परंपरावादी सत्ताओं को कि मेरा मन ही मेरा चर्च है। अगला बिंदु, इतिहास और परंपरावाद का विरोध। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इतिहास और परंपराओं में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी। समस्या उस बिंदु पर आती है कि जब आप इतिहास और परंपराओं की बुराइयों को भी फॉलो करते हैं, यदि आप उनकी कमियों के भी पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो ये समाज के लिए ठीक नहीं कहा जाएगा। आप उदाहरण लें, हम पश्चिम की बात ही क्यों करें, हम अपने देश की बात करें। क्या हम सती प्रथा को जायज़ कह सकते थे या कह सकते हैं? क्या विधवा पुनर्विवाह पर इस समाज का जो रवैया रहा है वो न्यायोचित था? या आज के दौर में आप देखिए, स्त्रियों के प्रति, बच्चियों के प्रति जो कन्या भ्रूण हत्याएँ होती हैं, क्या उसके प्रति
ये रुख ठीक है, पर ये इतिहास का हिस्सा नहीं है। ठीक वैसे ही उदारवाद जो है वो इस बात में विश्वास करता है, ध्यान रखिएगा, इतिहास और परंपरावाद के विरोध का आशय ये नहीं है कि पूरे इतिहास को नकार देना या पूरी परंपराओं को त्याग देना। इन्होंने इतिहास की अच्छाइयों को स्वीकारा है, आगे बढ़ाया है, लेकिन वो इतिहास के लक्षण या इतिहास की वो चीज़ें जो समाज को आगे बढ़ने से रोकती हों, इन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, मुहिम छेड़ी है। अगला बिंदु है मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। अब देखिए, उदारवाद के मुद्दे पर ये जो बिंदु है स्वतंत्रता, सबसे ज़्यादा चिंतन, सबसे ज़्यादा आलोचना और सबसे ज़्यादा परिवर्तन का कारक बनकर उभरा है और जारी है, अभी बंद नहीं हुआ है। वो इस रूप में शुरुआत होती है, आप याद करें, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार कि राज्य को न्यूनतम कार्य करने चाहिए और मनुष्य को पूर्णतः मुक्त छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो विवेकशील है। लेकिन इसके बाद में कई इसकी जब व्याख्याएं हुई, जैसे आप मिल को याद कीजिए, उनका बड़ा अच्छा उदाहरण है, आपने शायद पढ़ा होगा थिंकर वाले पेपर के अंदर, कि आपके और मेरी स्वतंत्रता के बीच में उतना ही फ़र्क है जितना अंतर आपकी नाक और मेरी हाथ के बीच में है। अर्थात मेरी स्वतंत्रता मुझे आपका बुरा करने का अधिकार नहीं देती, ये एक फ़र्क है, और यहाँ राज्य बीच में आएगा। बड़ी अच्छी इस पे कहानी है कि ये कहा गया कि ठीक है, इसका अर्थ तो ये है कि मनुष्य को आत्महत्या करने का अधिकार भी होना चाहिए। तो इस पर मिल का तर्क है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी आत्महत्या समाज में एक नकारात्मक छवि पेश कर सकती है, आत्महत्याओं को प्रेरित कर सकती है, इसलिए आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। और बाद में आप देखिए, ग्रीन के रूप में सकारात्मक उदारवाद सामने आता है जो राज्य को और ताकत देता है। तो ये मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास तो करते हैं, पर इसको बहस के लिए छोड़ते हैं, स्वतंत्रता कितनी, कब और कैसे। अगला बिंदु है व्यक्ति साध्य व समाज साधन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, किसके माध्यम से और किसके लिए, ये राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन काल से रहा है, मध्यकाल तक जारी रहा और आधुनिक काल तक जारी है, और मैं समझता हूँ भविष्य में भी जारी रहेगा। ये पीछे हटने वाला प्रश्न नहीं है। कारण साध्य क्या है, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। ये विचारधारा ये मानती है कि मनुष्य साध्य है और समाज उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग का एक साधन है। समाज का आशय है उसके मार्ग की बाधाओं को हटाना और उसको वो आज़ादियाँ देना जिससे कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, जो मानव होने के नाते उसको प्राप्त होने चाहिए। अगला बिंदु, समाज व राज्य कृत्रिम संगठन है। अब देखिए, ये एक चर्चा का विषय है और हो भी सकता है। समाज और राज्य को बहुत से विचारकों ने प्राकृतिक माना है। आप देखिए, अरस्तु को आप याद करें, उन्होंने तो कहा है कि समाज मनुष्य के जन्म से पहले ही है। वो यहाँ तक कहते हैं कि आपका जो परिवार है वो समाज का रूप है। आप चारों व्यक्ति, माता पिता और संतान, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, आप चारों प्रतीक हैं जनसंख्या के। जो राज्य के 4 तत्व से आप देखिए, जहाँ आप रहते हैं वो भूमि, वो आपका क्षेत्राधिकार है। अगर परिवार स्त्री प्रधान है तो स्त्री सरकार का प्रतीक है, पुरुष प्रधान है तो पिता। चारों तत्व राज्य के उसमें आ रहे हैं। लेकिन उदारवाद ये मानता है कि समाज और राज्य दोनों कृत्रिम है, ये मनुष्य की सहूलियत के लिए बने हैं, इसलिए इनमें बदलाव परिवर्तन करने का निर्णायक अधिकारी मनुष्य है। अगला बिंदु, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। आप याद कीजिए, जॉन लॉक को पढ़ा है आपने, उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति। वो ये कहते हैं, उनका तर्क ये है, और ये तीनों जो लॉक के बिंदु हैं, ये उदारवाद की नींव के 3 पिलर्स हैं जिन पर उदारवाद पूरा टिका हुआ है और आगे भी चल रहा है। स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति। लॉक ये कहते हैं ये प्राकृतिक अधिकार हैं जो प्रकृति ने मनुष्य को दिए हैं, इसलिए राज्य इनको नियंत्रित या सीमित नहीं कर सकता। ये राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है, राज्य को इनमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और अगला बिंदु है विधि के शासन का समर्थन। इसका आशय ये है, ये सीमित सरकार की बात करते हैं।
आप याद कीजिए हॉब्स को, हॉब्स का जो संप्रभु है वो कानून से ऊपर है, वो विधि निर्माता है, लेकिन वो विधियां उस पर लागू नहीं होती, यानी वो कानून से बड़ा है। जो उसका लेवियाथन का जो कंसेप्ट है वो यही तो है कि उसका जो संप्रभु है वो कानूनों से ऊपर है, कानून का निर्माता है पर उससे ऊपर है। लेकिन उदारवाद इस बात पर बल देता है कि नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, विधि सर्वोच्च है, विधि के समक्ष सब बराबर हैं। कुछ प्रिविलेज, विशेषाधिकार मिल सकते हैं, दिए जा सकते हैं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है, शासन विधि का ही होना चाहिए। धन्यवाद।